इम्तियाज जलील साहब हुआ करते थे, रहते थे क्या नहीं? लेकिन इस बीजेपी के एमएलए ने, अबू वसीम आजमी ने इम्तियाज जलील को हराने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा दिया। आज सदर साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले हैं। ये किसके वजह से? ये अबू वसीम आजमी की वजह से। ना ये अपना उम्मीदवार देता, ना मुस्लिम की एक क़यादत खत्म होती। पूरे महाराष्ट्र में एक ही एमपी था जिसका नाम इम्तियाज जलील था दोस्तों और साथियों। और ये घूम घूम के कौम मिल्लत की दुआई देते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं, एक मुर्गी का बच्चा जो टोकरी में आपने देखोगे ना बिकता है, उसको बुलाओ, आएगा एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार नहीं आता है। वो बोलता साला बेवकूफ बनाता, दाना तो डालता ही नहीं है। ये 20 साल से यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इतने से मुर्गी के बच्चे में नखून बराबर भेजा है और हमारे सर में तो माशाअल्लाह अब की इनको बोरिया बिस्तर बांध के कुलावा पार्सल करने का वक्त आ गया है दोस्तों और साथियों। वक्त आ गया है। अभी ना समझोगे तो कब समझोगे? हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। अभी इनको पार्सल करने का वक्त आ गया है। और बात अभी नगर सेवक पे मैं आता हूं। नगर सेवक का काम क्या है दोस्तों? अगर आपका कोई धार्मिक काम है या एरिया में कोई चीज है तो अधिकारियों के साथ में ज्वाइंट मीटिंग ली जाती है, उनको बताया जाता है कि हमारे यहाँ ये तकलीफ है, इसको हमारा प्रोग्राम आने से पहले हल किया जाए। ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलने वाला था, ध्यान से सुनिए। जितने लोग फेसबुक चलाते सब ध्यान जानते होंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं। ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलने वाला था, रोडों पे खड्डे, रोडों की लाइट बंद, बहुत हालत खराब थे। ये कौन बात करेगा? एक ज्वाइंट मीटिंग लगा के अधिकारियों से पूछा जाए, इनको पूछो तुमने 20 साल में कभी बुलाया? ये सोहेल खान बीएमसी में मुझे मिले, क्या हो गया? बोले इरशाद भाई जुलूस गुजरने वाला है, खड्डे है, ये है, वो है। उसी टाइम हम लोगों ने वार्ड ऑफिसर के केबिन में जाकर के बोला और दूसरे दिन ज्वाइंट मीटिंग लगाया। तमाम जो खड्डे बड़े उनको भरे गए और आवाम की खिदमत इसी तरीके होती है। और ये लोग कहां थे मालूम आपको? ये ढाबे पे नंगरे आम खा रहे थे। ये सारे समाजवादी जमा होके हराम की रोटियां तोड़ रहे थे। कोई बकरा मिल गया होगा, बोले काटो इसको। समझ रहे कि नहीं दोस्तों और साथियों? मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र का मसला होगा तो अवैसी बोलेगा, गुजरात का मसला होगा तो अवैसी बोलेगा, बिहार का मसला होगा तो अवैसी बोलेगा। क्यों बोलेगा बताओ? इसी ने बोला कि उसका और तुम्हारा रिश्ता है दोस्तों और साथियों। अखिलेश यादव का तुम्हारा रिश्ता नहीं है। अब सवाल उठता है कि रिश्ता क्या है? तो अवैसी का और तुम्हारा रिश्ता है तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नारा अबू आसिम को बोलो अखिलेश के स्टेट से लगाए, पिछवाड़े पे लात मार के उतार देगा। बोलेगा चलिए यादव लोग की पार्टी है। समझ रहे कि नहीं? इसी ने दोस्तों और साथियों अपनी क़यादत को पहचानो। और ये कारपोरेशन का इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। आज 20 सालों में इनके खिलाफ इतने लोग हो चुके हैं, लेकिन बेचारे मजबूर थे। इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि ये लोगों के साथ में आकर के अपना दुख जाहिर करे। लेकिन मजलिस का स्टेट आपको मिला है, मजलिस की क़यादत आपको मिली है। और मजलिस के स्टेट पे आपको बताओ तो कोई बच्चा है पानी पिला रहे लोगों को, जानते हो कौन है? एक वकील है आपके इलाके का, हमारा मतीन मजलिस में वकील है। ये एडवोकेट सालिम देखो वकील है और अध्यक्ष सर क्या है? वकील है। मजलिस के साथ रहोगे तो तुम्हारे बच्चे वकील बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। और समाजवादी में जाओगे तो विमल बेचेंगे, गुटखा बेचेंगे, कोरेस बेचेंगे और बोलेंगे अब्बू को फोन कर दो जरा, 2 बच्चे अंदर हो गए। दोस्तों और साथियों, अगर मुस्तकबिल चाहते हो तो मजलिस को चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, हमको क्या देखना? सिर्फ पतंग, पतंग आसमान की बुलाई पे, बुलंदियों पे है। दोस्तों और साथियों, अपना लीडर पैदा करो, अंजाम जो भी हो अल्लाह ताला जो भी फैसला करे, लेकिन अपनी क़यादत चुनो। इन मरदूत के भांजे के पीछे घूमना बंद करो। जय हिंद, जय भारत। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता। ये जो इनके राज खुल रहे हैं ना, आपको जनता ने, आपको अवामुन्नास ने वोटों के तवस्सुत से इतनी इज्जतें बख्शी, आपने क्या किया? आज रुसवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कर देते,
न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। अब मैं एक और, अभी इरशाद भाई बता रहे थे कि हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं, एक और अतीक सर के साथ साथ एक और कई टीचरों में से एक टीचर और हैं जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। इनका मैं नाम लूँगा बस, बाकी ये कौन है, क्या है, कैसे है, इनकी स्पीच से आप पता लगा लीजिएगा। मैं दावत दूंगा विजय उबाले सर को कि वो तशरीफ़ लाएं, हमारे तालुका टीम के ये जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और इनका इस्तकबाल नारा तकबीर से भी करें। और ये बौद्ध समाज से आते हैं, अंबेडकर समाज से आते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अंबेडकर साहब को हमने नहीं देखा है, हमने अंबेडकर साहब को नहीं देखा है, हमें दुख है इस बात का, लेकिन हमें फख्र है इस बात का कि हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखा है। वो संविधान बनाने वाले थे, ये संविधान बचाने वाले हैं। वो कानून जानने वाले थे, ये भी कानून के हाफिज हैं, ये भी संविधान के मुहाफिज हैं, ये भी आईन के रक्षक हैं, ये आईन को बचाने वाले हैं। तो वही अंबेडकर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बनाने वाले के मानने वाले और एक बचाने वाले के मानने वाले, ये दोनों का चोली दामन का साथ हो गया है और ये कारवां रुकने वाला नहीं है। मैं दावत दूंगा विजय सर को, वो तशरीफ लाएं। नाराए तकबीर, जय मीम, जय मीम। हेलो सभी भाइयों को जो स्टेज पे है और नीचे बैठे सभी को सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं भी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, जैसे भाई ने अभी एक भाई आए थे बोले थे कि मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ कि अगर बीजेपी का स्टेज, शिवसेना या फिर राष्ट्रवादी का स्टेज, किसी का भी स्टेज हो या कोई भी नेता हो, किसी में ये हिम्मत नहीं होती है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, किसी में ये हिम्मत नहीं होती है कि इस देश में मिस्टर गांधी से बड़ा नेता अगर कोई है तो वो बाबा साहेब आम्बेडकर है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के स्टेज से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब और यहाँ के गोवंडी की टीम, मुंबई की टीम, सभी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आपको सिर्फ एक आपसे कुछ सवाल करूंगा और आप उसका मुझे जवाब देना। पूरे भारत में हमारी आवाज, हमारी मतलब दलित, मुस्लिम, ओबीसी, एसटी, एसटी, एनटी, विजेएनटी, एसबीसी, सबकी आवाज अगर कोई पार्लियामेंट में कर रहा है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है पूरे भारत में। लेकिन हम उनके साथ थोड़ी सी गद्दारी कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, हम उनका साथ नहीं दे रहे, हम हमारे विरोध में जो काम कर रहा है हम उनका साथ दे रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आरएसएस का एक एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि दलित वस्ती, मुस्लिम वस्ती में जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी बच्चियां हैं, आज आपको बताते हुए मुझे शर्म भी आ रही है लेकिन बताना जरूरी है कि गोवंडी में अगर यंग लोग नशा कर रहे हैं, सिर्फ लड़के नहीं कर रहे, आजकल आप देख रहे होंगे कि लड़कियां भी नशा कर रही है। अगर आप देखते होंगे तो, समाज में घूमते होंगे तो आपको समझ में आएगा। आरएसएस का एजेंडा है कि दलित वस्ती, मुस्लिम वस्ती में उनकी बच्चियों के साथ, उनकी बहनों के साथ रेप होना चाहिए। दूसरा उनका एजेंडा है कि ये नशे के अधीन होना चाहिए। और यहाँ के जो हमारे जो पॉलिटिशियन है, ये उनको जो चाहिए वो ही कर रहे हैं। अब हमको इसको रोकना कैसे है? हम इसको रोक सकते हैं एकदम इजी वे में, हम इसको रोक सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें नशे से दूर होना है, सिंपल है, हमें नशे से दूर होना है, एजुकेशन की तरफ बढ़ना है। इनका जो एजेंडा है ना वही फेल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं ना, दुगनी रफ्तार से इनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, दुगनी रफ्तार से। हमको इनको रोकना है तो हमको खुद को कंट्रोल करना है, हमारा भाई जो बिगड़ रहा है उसको सुधारना है। पूरे भारत में 3 तलाक की बात हो, वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। पूरे भारत की बात कर रहा हूं। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ऊपर जूता फेंका गया था तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। एक मुस्लिम जस्टिस थे, उनका नाम मैं भूल गया, उनको भी ऐसे ही ह्यूमिलेट किया गया था।
तो ये सब क्यों हो रहा है? एक्चुअली वो उनके मुंह पे जूता नहीं मारा गया है, ये हमारे समाज के ऊपर जूता मारा गया है। इनकी मेंटालिटी, जो इनकी आरएसएस की जो मेंटालिटी है, ये हमको बताई गई है। ये हो गई ये वहां की बातें, पूरे भारत भर की बातें, ये हम लोग पढ़ते नहीं, हमको पता नहीं है। मैं आपको आपके गोवंडी के प्रॉब्लम्स बताता हूं। अब लोग बोलते हैं आप लोग एमआईएम के स्टेज से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी का ही गाना गाते हो, अबू आसिम जी का ही नाम लेते हो। तो अब गोवंडी के मसले में डोनाल्ड ट्रंप को कोई पूछने जाएगा क्या? बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को कोई पूछने जाएगा? गोवंडी का मसला किसको पूछा जाएगा? अबू आसिम को ही पूछा जाएगा ना, क्योंकि यहां के लोगों ने उनको वोट देने का आपको मतलब बताता हूं, हम हमारे में से किसी एक को अपनी आवाज उठाने के लिए, हाउस में अपनी आवाज उठाने के लिए भेजते हैं, जो हमारे हक पे बात करे। क्या आपको लगता है, मुझे सवाल का जवाब दो, हाँ या ना में, क्या आपको लगता है कि ये अपने हक की बात कर रहे हैं? अपने हक की पे बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो, इन्होंने किसी भी मसले में आपको एक छोटा सा एक आप कहां पे है और लोग कहां पे, आपको बताता हूं गोवंडी के लोग कहां पे हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, बॉम्बे कुलाबा उलाबा मत जाइए, आप सिर्फ गोवंडी स्टेशन के उस तरफ जाओ, गोवंडी स्टेशन के उस तरफ जाओ। यहां पे गोवंडी में मानकुर शिवाजी नगर में जगह जगह पे आपको कचरे का ढेर लगा हुआ दिखेगा। दिखता है या नहीं दिखता है? अब गोवंडी स्टेशन के उस तरफ जाओ और चेक करो, कभी अगर जाते हो तो चेक करो कहीं पे कचरे का ढेर गिरा हुआ है या नहीं। वहां पे भी इंसान रहते हैं, करेक्ट है, वहां के भी पॉलिटिशियंस है, वहां पे ऐसे इंसान रहते हैं जो बोलते, कंप्लेंट करते। यहां पे कंप्लेंट करने वाले लोग नहीं है। और वही काम गोवंडी में एक एडवोकेट ने चालू किया है, मतलब शुरुआत की उसकी, उनका नाम है अतिक सर, जो तुम्हारे हक के लिए यहां से आवाज उठाते। जैसे कि वहां पे नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइज बैंक, हाईवे के उस तरफ जाओ तो नेशनलाइज बैंक है, स्टेशन के नेशनलाइज बैंक समझते हैं आपको? जैसे आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हाईवे के इस तरफ क्यों नहीं है? कभी सवाल आया क्या? एमएलए साहब का काम है कि हाउस में सिफारिश करना कि भाई मेरे लोगों को यहां पे नेशनलाइज बैंक दो, लोगों को लोन फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? बढ़ना है तो सवाल कौन करेगा? हमको पता ही नहीं है। अब वो नेशनलाइज बैंक क्या बोलता है, हम यहां क्यों नहीं आते, हम इस एरिया में क्यों नहीं आते? तो उनका कहना यह है कि यहां पे सबसे ज्यादा मजदूर है जो रोजाना दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनको 500, 400, 300 रुपए पे जो काम करते हैं, वो हमारे बैंक में क्या रखेंगे? बैंक का मुनाफा कैसे होता है? बैंक का मुनाफा बैंक कमाता कैसे है? बैंक लोन पे कमाता है, और जो लोग एफडी करते हैं या फिक्स्ड अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट रखते हैं ना, तो बैंक कमाता है। तो उनका कहना यह है कि यहां के लोग मजदूर हैं, तो मजदूर जो है वो हमारे बैंक में क्या रखेंगे? तो इसीलिए हमको लोन भी नहीं मिलता है। अगर हमको, मेरे एक फ्रेंड ने ना मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था, आपको अगर पता होगा तो मुद्रा लोन 10 लाख का सब्सिडी लोन था, जो 25% आपको भरना नहीं है, गवर्नमेंट से मिलता है। उसको गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट तो दे दिया कि आप एलिजिबल हो, लेकिन कोई बैंक उसको देने के लिए रेडी नहीं था, कोई भी बैंक उसको देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि आप गोवंडी से आते हो, आपका इतना इनकम नहीं है। तो हमारे प्रॉब्लम समझो। अभी ये कचरे के ढेर जो लगे हुए हर एक प्लॉट में, मैं 7 नंबर रोड के बाद अगर देखता हूं, आप देखो तकलीफ क्या है कि कचरे हर एक प्लॉट में कोने पे कचरे का ढेर लगा हुआ है। आप लोग कभी जाते हो, कचरे के बाजू से गए तो नाक बंद करके जाते हो क्या? नहीं। एमआईएम हर उस, मतलब लास्ट में जो खड़ा है ना, लास्ट में, इस रोड के लास्ट में भी, उसके बारे में भी सोचती है। ये जो प्लॉट में जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, वो जो घर है जिसका, वो बेचारे के ऊपर क्या बीतती होगी? ये काम किसका है? इसको मतलब मैनेज करने का काम किसका है? वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं इसको साफ करने का काम यहाँ के नगर सेवकों का था, जो इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अब ये वार्ड में जाके बोलते हैं तो उनको बोला जाता है कि इधर आबादी इतनी है, तो आबादी अगर इतनी है तो आपका काम बनता है मैन पावर उतना दो। कचरे की गाड़ी अगर 2 टाइम आ रही है तो आप 2 टाइम भेजो। ये काम किसका था? यहां के नगर सेवकों का था, यहां के एमएलए का था, जो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं और यहां पे रुक जाता हूं थोड़ी देर में। जो अतिक सर है, अतिक सर ने क्या किया है, लोगों को
अपने हक के बारे में बताया कि तुम्हारा हक क्या है, तुमको क्या मांगना है उनसे। और ये उनको जो समाजवादी के जो नगर सेवक है, अभी आपको एक चीज बताता हूं। आपको पता है गोवंडी में सबसे ज्यादा तकलीफ टीबी के बाद, टीबी का भी मैं आपको बताता हूं। टीबी के पेशेंट्स को गवर्नमेंट से एक स्कीम है, 1000 रुपीज उसके अकाउंट में आता है हर महीना। कितने लोगों को पता है? ये नहीं पता है। उनको वो अप्लाई करके ले लेना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो हमारी एमआईएम की टीम से मिलो, हम लोग गाइड करेंगे। या राशन मिलता है उसको 1000 रुपए तक। अब आपको दूसरी तकलीफ बताता हूं। गोवंडी के लोगों को, मैं हॉस्पिटल घूमता हूं, मुझे पता है रीढ़ की हड्डी का ज्यादा तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी। अब ये किसके वजह से खराब हुई है? ये भी आपके नगर सेवकों की वजह से। क्यों हुई है ये भी बताता हूं। आप रोड नंबर 1 से लेके रोड नंबर 15 तक जाओ, कोई भी रोड सही नहीं है। तो जब आप बाइक लेके जाते हो ना, बाइक से ज्यादा ट्रैवल करते हैं हम लोग क्योंकि हमारे रोड छोटे छोटे हैं। आप जब बाइक लेके जाते हो ना तो उसका शॉकअप आपके रीढ़ पे प्रेशर देता है और वो आने वाले 10 साल में जाएगा ही जाएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी गई मतलब आप घर पे बैठ गए। तो इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है ना, वो समाजवादी पार्टी के लोगों को जाता है, क्योंकि उनका काम था रास्ते सही करना। मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप स्टेशन के उस तरफ जाओ, आप स्टेशन के उस तरफ जाओ, देखो। मुझे थोड़ा सा टाइम की किल्लत है, मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन में बता के खत्म कर देता हूं। जैसे कि अभी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक किस्सा मैं बोल के मैं स्टॉप कर देता हूं। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे, बहुत लोगों को पता नहीं है। एक्सीडेंट्स जो होते हैं हाईवे पे, आपको पता है ये ज्यादातर हेवी ट्रक्स के वजह से होते हैं या कचरे की गाड़ी के वजह से होते हैं। अब हेवी ट्रक के वजह से क्या होता है ना, रास्ते में खड्डे होते हैं। रास्ते में खड्डे क्यों होते हैं? क्योंकि वो ट्रक का कैपेसिटी होता है 20 टन माल ले जाना, 25 टन माल ले जाना, उससे ज्यादा नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं ना, लोग लादते उस पर 50 टन 60 टन, तो जो नीचे की जमीन है ना, जमीन उसको नुकसान होता है, यानी कि रोड खराब होते हैं। अब इसका क्रेडिट भी मैं किसको दूंगा? समाजवादी पार्टी को। क्यों दूंगा? क्योंकि इनका अब एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो का रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा करप्ट अगर इधर कोई है ना तो आरटीओ वाले। तो आरटीओ के साथ इनके जो यहाँ के जो नगर सेवक है या नगर सेवक के भाई है, इनका बिजनेस चलता है। क्या बिजनेस चलता है? कि भाई ये सब तुम पास करो। जो भी ये ठेकेदार है, बड़े बड़े लोगों की जो गाड़ियां चलती है वाशी से जो आती है, ये ओवरलोड करके आते हैं और इधर पे हमारे बच्चे जो मरते हैं ये उसी के वजह से मरते हैं। यहाँ के रोड उसी की वजह से खराब होते हैं। तो ये उनको हफ्ता देते हैं, महीना एक ट्रक का 25,000 जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे घर का रिपोर्ट नहीं है, ये खुद एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो का रिपोर्ट है कि यहाँ पे गोवंडी में जो मानपुर पे जो आरटीओ खड़ा रहता है ना, ये उनके ऑफिसर से मिले हुए। और अगर ऑफिसर मना करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते पता है आपको? एमएलए साहब का फोन घुमाते कि ये सिफारिश करेंगे, फिर इनसे ये इनकम ऐसा कमाते हैं। मतलब हमारे लोगों की जान का कुछ इनको पड़ी नहीं है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो अच्छा काम कर रहा है, अभी एमआईएम के जो अतिक सर अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको अच्छे काम को हमेशा हाथ लगाना चाहिए या नहीं? हाथ लगाना चाहिए या नहीं? अच्छे काम को लगाना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं आप हाथ मत लगाओ, आप आने वाले कॉर्पोरेशन में इस हाथ की सिर्फ एक उंगली लगाओ। इस हाथ की जो एक उंगली है उस पे एमआईएम के नाम की एक शाई लगाओ, बस इतना ही कर लो तो बहुत हो जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों और साथियों, हमारे दरमियान में अतीक सर आ चुके हैं और मैं आपको बताता चलूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग ये प्रोग्राम के बाद एक आध दिन के अंदर मेंबरशिप अभियान रखा जाएगा। आप लोग एमआईएम से जुड़िए, एमआईएम के कार्यकर्ता बनिए, कार्ड भरिए और एमआईएम की मेंबरशिप लीजिए आप लोग। गोवंडी बोले खी नाम अतीक सर सलाम। गोवंडी के दिल में बसता है जो इंसाफ की राह दिखाता है, वो आवाज है गरीबों की, हक की जुबान अतीक सर। तू है अवाम का गुमान। अतीक सर गोवंडी का शेर, अवाम का लीडर, जुल्म के आगे झुकता नहीं, हक के लिए लड़ता है ये वीर। अतीक सर गोवंडी का शेर, अवाम का लीडर, जुल्म के आगे झुकता नहीं, हक के लिए लड़ता
गोवंडी बोले एक ही नाम, अतीक सर सलाम। गोवंडी बोले एक ही नाम, अतीक सर सलाम। गोवंडी के दिल में बसता है जो इंसाफ की राह दिखाता है वो, आवाज है गरीबों की, हक की जुबान। अतीक सर तू है अवाम का गुमान। अतीक सर गोवंडी का शेर, अवाम का लीडर, जुल्म के आगे झुकता नहीं, हक के लिए लड़ता है ये वीर। अतीक सर गोवंडी का शेर, अवाम का लीडर, जुल्म के आगे झुकता नहीं, हक के लिए लड़ता है ये वीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आली जनाब अतीक अहमद खान साहब, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हम जिस आदत सईद के मुंतजिर थे वो घड़ी आ चुकी है। हमारे दरमियान हम सब के हर दिल अजीज गोवंडी की आन बान शान, गोवंडी की उम्मीद, गोवंडी का यकीन, गोवंडी का भविष्य, गोवंडी का मुस्तकबिल हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। उनका इस्तकबाल फिर से नाराए तकबीर से करें। गोवंडी बोले एक ही नाम, अतीक सर सलाम। गोवंडी के दिल में बसता है जो इंसाफ की राह दिखाता है वो, आवाज है गरीबों की, हक की जुबान। अतीक सर तू है अवाम का गुमान। अतीक सर गोवंडी का शेर, अवाम का लीडर, जुल्म के आगे झुकता नहीं, हक के लिए लड़ता है ये वीर। अतीक सर गोवंडी का शेर, अवाम का लीडर, जुल्म के आगे झुकता नहीं, हक के लिए लड़ता है। अभी हमारे दरमियान बिला ताखिर एडवोकेट सालिम खान साहब, जिन वकला की फहरिस्त इरशाद भाई ने गिनाई थी, उनमें से एक अभी आपके सामने बोलेंगे। अतीक सर को भी आपने सुनना है और महसूस होना है। आप लोगों से गुजारिश है तशरीफ रखें, अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अभी एडवोकेट सालिम साहब के हवाले माइक। नाराए तकबीर। हेलो, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमान, हमारे हर दिल अजीज, हमारी गोवंडी की जान अतीक सर, तालुका अध्यक्ष इरफान शेख, यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट आसिफ भाई, तालुका वर्किंग प्रेसिडेंट सोहेल भाई, तालुका जॉइंट सेक्रेटरी तबरेज भाई, शाबान भाई, यहाँ पर आई हुई गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं बीएमसी इलेक्शन अनकरीब है और आपके सामने तरह तरह के मदारी अभी तक नाचना शुरू हो गए हैं आपके सामने। एक मदारी आपके बीच में रोज घूम रहा है, कभी कहता है कि गोवंडी को नशे के नाम पे बदनाम किया जाता है और कभी खुद नशे के खिलाफ लहरें निकाल देता है। आज आप लोग देख रहे हैं सिर्फ 1 साल हुआ है हमें ऑपोजिशन में, जो आप लोगों ने हमें इज्जत से नवाजा था। पिछले साल 2024 के असेंबली इलेक्शन में 42,000 वोटों से आपने हमें नवाजा था। सिर्फ 1 साल में आपने बदलाव देख लिया कि ये समाजवादी वाले अब काम करने लगे हैं। जो 15 साल से सिर्फ ढाबे पे दिख रहे थे, विला पे दिख रहे थे, गाड़ियों में घूम रहे थे, अब रोड पे पैदल चल रहे हैं। इसके कारखाने, उसके कारखाने, इसके घर पे, उसकी गली, अब ये दिख रहे हैं आप लोगों को। और आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, आने वाले बीएमसी इलेक्शन में ये जो गुंडावादी पार्टी है ना, ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, ये गुंडावादी पार्टी है, ये कब्जावादी पार्टी है। ये किसी हॉल पर कब्जा करती है, किसी बाथरूम पे कब्जा करती है, किसी कचरकुंडी पे कब्जा करती है। याद रखो दोस्तों, इन्होंने कभी एक बच्चे को आपके सामने लाकर नहीं खड़ा किया कि ये एडवोकेट है और इनको हमने बनाया है। किसी एक बच्चे को लाकर नहीं खड़ा किया कि ये डॉक्टर है, इसको हमने बनाया है। इन्होंने आपके बीच में
सिर्फ एक नशा बेचने वाले को, गुटखा बेचने वाले को खड़ा किया और कहा कि इसको वोट दो, ये समाजवादी से खड़ा है। क्या बात करते हो हमारे सामने तुम पढ़ाई की और यहां के फ्यूचर की? आपने गारत कर दिया हमारे फ्यूचर को, आपने गारत कर दिया हमारे बच्चों को। आज 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे नशे में मुलविस पाए जाते हैं। हमने आपको 20 साल दिया, कहते हैं भाई आया पानी लाया। अरे पानी तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेगा हमको पानी। बोलते हैं पानी लाए, रोड लाए। अरे यहां पर पानी कोई मुंबई का एक इलाका बताओ जहां पानी नहीं आ रहा हो। तुमने कोई तीर नहीं मारा, कोई कुलाबा से पाइपलाइन नहीं लाई हमारे गोवंडी में। क्या किया यहां की आवाम के लिए? आप जवाब दो। अब अतीक सर आपके सामने जवाब पूछते हैं तो बोलते हैं गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, यहां की लड़कियों का रिश्ता नहीं हो रहा। अरे तुमने 20 साल में इतना बदनाम कर दिए कि रिश्ता नहीं हो रहा है। हॉल के रेट इतने महंगे कर दिए कि शादी करने आदमी सोचता है। कब्जा करके बैठे हैं ना हॉल पे, क्यों नहीं देते यहां के गरीब आवाम को 5,000 में हॉल? क्या कमी है तुम्हारी दौलत में, बताइए आप। यहां के नगर सेवक, उनके पास आप लोग देखते होंगे सिर्फ 5-6 लोग घूमते होंगे, कोई एक मेरे को यहां पर आके बता दे कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है, आप बता दीजिए मुझे। गुंडे पालते हैं, गुंडे। और यहां हमने एडवोकेट की टीम पाली है। और भूलो मत, कलम जिस दिन चलेगा ना तो तुम्हारी तलवारें, तुम्हारी लाठियां सब धरी की धरी रह जाएगी। जिस दिन ये एडवोकेट का कलम चलेगा, याद रखना। आप लोगों से, आप लोग के बीच में मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, आने वाले बीएमसी इलेक्शन में इनका जवाब अपनी एक उंगली से देना इंशाअल्लाह ताला, और मजलिस का साथ देना, अतीक सर का साथ देना, जो भी कैंडिडेट आपके बीच में आएगा उसका साथ देना, मजलिस को जिसकाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, हमारे दरमियान में भिवंडी से आए हुए मेहमान रवीश भाई को मैं आवाज दे रहा हूं, जिनको सुनने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि रवीश भाई हमारे दरमियान में है। रवीश भाई का इस्तिकबाल बेदारी से करिए, बहुत उम्दा दिली से। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। ओ समाजवादियों, अगर तुम अबू आसिम रखते हो तो हम भी अतीक रखते हैं। हर सिमत में चलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ा है। अब जाग उठे गए दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अब सोचा है अतीक सर, अब कुछ भी हो, ओ अबू आसिम आजमी, अब कुछ भी हो, हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। सुनो अबू आसिम आजमी, इज्जत से दिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। स्टेज पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, गवंडी की आन बान शान, नौजवानों की दिलों की धड़कन,
अतीक साहब, गवंडी युवाओं की धड़कन इरफान शेख साहब, सोहेल खान साहब, एडवोकेट सालिम साहब, तबरेज साहब व हाजिरीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देश की आज़ादी को तकरीबन 78 ईयर्स के ऊपर हो चुका है, लेकिन अफसोस आज भी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज भी गवंडी में आकर वो नितेश राणे कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ, गवंडी में आकर वो तोतला किरिस सुमैया कहता है कि बांग्लादेश फेंक दिया जाएगा। कब तक मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते रहोगे? अरे सुनो, अगर तुमने हमारे हाथ में बल्ला दिया तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला अजहरुद्दीन बन गया। तुमने हमारे हाथ में तबला दिया तो देश का सबसे बड़ा फनकार फिदा हुसैन बन गया। अगर आपने हमारे हाथ में बंदूक दिया तो पाकिस्तान का 60 टैंक उड़ाने वाला वीर अब्दुल हमीद बन गया। ऐ नितेश राणे, ऐ टिल्लू, ऐ किरिस सुमैया, अगर आपको हमारी देशभक्ति देखनी है ना, आओ चाइना के बॉर्डर पे ले जाकर खड़ा कर दो। पुलवामा में वो लोग नाम पूछ के मारे थे ना, खुदा की कसम खा के कह रखा हूं, हम नाम बताकर भारत की मोहब्बत में मारेंगे। ये मेरी देशभक्ति है। वो लोग पुलवामा के अंदर धर्म बता के मारे थे ना, हम भारत की मोहब्बत के अंदर धर्म बता के मारेंगे। हम देश से मोहब्बत करते हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह भी कहना पड़ता है कि अमन कायम करना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, बीजेपी वालों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जरा सा कुछ हुआ नहीं तो गवंडी के अंदर वो नितेश राणे चला आता है और कहता है, जब ये गवंडी के मेरे गयूर नौजवान, गवंडी के बुजुर्ग जब गवंडी के रोड के ऊपर आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर खड़े थे तो वो नितेश राणे बीजेपी का आकर कहता है कि बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा, ये अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। और नितेश राणे, रवीश मोमिन भी ये कह रखा है कि अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, लेकिन नितेश राणे कान खोल के सुन ले, ये अब्बा का हिंदुस्तान है, ये डैडी का हिंदुस्तान है, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है। कहता है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा। तो सुनो, और नितेश राणे, आई लव मोहम्मद का बैनर हम परमिशन लेके लगाएंगे। कोई दुनिया की ताकत कुव्वत हमारे बैनर को हाथ नहीं लगा सकती है। हाथ लगाने वालों, अगर तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया है, आओ आई लव मोहम्मद का बैनर उतार के दिखा सको, तुम्हारी ईद से ईद बजा देंगे हम। बिहार के अंदर इलेक्शन चालू है, वो बीजेपी का एमपी अशोक यादव कहता है, अगर नरेंद्र मोदी से नफरत है तो अनाज मत लो, तौबा तौबा। क्या कहता है? जैसे उसके बाप का अनाज है हिंदुस्तान के अंदर। क्या कहा? अशोक यादव ने बिहार की सरजमीन पे कहा, अगर नरेंद्र मोदी से नफरत है, नरेंद्र मोदी से अगर उलझन है तो अनाज मत लो। मैं मुंबई की सरजमीन से वो अशोक यादव से कह रखा हूं, सुनो अशोक यादव, तौबा तौबा, हम जीएसटी भरते गए, हम अनाज लेंगे, अनाज
अनाज नरेंद्र मोदी की बाप की जागीर नहीं है, वो मेरे गवंडी के नौजवानों का टैक्स का पैसा है। हम अनाज भी लेंगे और नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे। क्यों करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई विरोध करता है तो उससे जमहूरियत जिंदा रहती है। हम कल भी नरेंद्र मोदी के मुखालिफ थे, आज भी गए, कल भी रहेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे, सुनो, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करते रहेंगे। हमारी नस्लों को भी बता के जाएंगे कि इसने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया था, विरोध करते रहेंगे। क्या कहा था कि तौबा तौबा, सिलेंडर मत लेना। मैं कहता हूं तौबा तौबा, जीएसटी भरते गए, सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर बीजेपी के बाप की जागीर नहीं है। आपको सुनकर बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी परेशानी होगी, बड़ा दर्द होगा कि इसी मुंबई के अंदर रोजाना 10 नाबालिग बच्चियां गायब हो जाती है। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर 13 लाख छोटी बच्चियां गायब गए। ऐ गवंडी के नौजवानों, ऐ गवंडी के बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाह रखा हूं। सोचो कि वो गायब होने वाली तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, गायब होने वाली वो तुम्हारी बहन भी हो सकती है। मैं ये जुमला तुम्हारी आंखों में आंसू लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें झिंझोड़ने के लिए आया हूं, एहसास दिला रखा हूं। ऐ गवंडी के नौजवानों, कोई इस पे बात करेगा? वो नीतीश राणे इसके ऊपर बात करेगा? किरी सुमैया क्या इसके ऊपर बात करेगा? वो अहमदनगर का बीजेपी का एमएलए संग्राम जब्ता इसके ऊपर बात करेगा? ऐ गवंडी के नौजवानों, कोई बात नहीं करेगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रखा हूं कि मेरे भाई अतीक साहब को इतनी ताकत दे दो, इतनी कुवत आप दे दो कि मुंबई की सरजमीन पर अगर किसी की बेटी, किसी की बहन अगर गायब होती है तो मेरा भाई अगर जीत कर अबू आसिम आजमी की जगह अगर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाता तो अतीक सर सवाल उठाते और पूछते, बताओ मुंबई के अंदर 10 नाबालिग बेटियां रोज गायब होती गए, इसका हिसाब कौन देगा? ये अबू आसिम सवाल नहीं किया है, लेकिन जिम्मेदारी से कह रखा हूं, अगर आप अतीक सर को विधानसभा के अंदर अगर जिता कर भेजेंगे तो ये अतीक सर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन अगर गायब होगी तो ये अतीक सर महाराष्ट्र की विधानसभा की दरो दीवार को हिला के रख देगा और देवेंद्र फडणवीस की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा कि कैसा बच्ची गायब हुई, बता मुझे। एक आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूं कि उदयपुर फाइल लॉन्च की गई थी जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। मैं मुंबई की सरजमीन से उदयपुर फाइल पिक्चर बनाने वाले से कह रहा हूं, आओ ये गवंडी के अंदर तुम्हें पिक्चर बनाने का शौक है ना, तो यहां का नौजवान नशे में लथपथ है, तो पिक्चर बनाना है तो नशे में बनाओ। अगर तुम्हें पिक्चर बनाने का शौक है ना, आओ यहां के एमएलए के ऊपर पिक्चर बनाओ जिसकी वजह से डंपिंग ग्राउंड आज तक गया नहीं है, नौजवानों को कैंसर की बीमारी हो रही। आओ यहां पर पिक्चर बनाओ। मैं नौजवानों से यही कहता हूं कि नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत करो, अतीक सर के हाथों को मजबूत करो, इरफान शेख साहब की
हाथों को मजबूत करो। ये वही नौजवान है जो आपके लिए लड़ते हैं। अतीक सर के दिलों के अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है कि यहाँ के नौजवानों को नशे से निकाल कर उनको एक कामयाबी की मंजिलों के ऊपर भेजा जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुंबई। दिल के फफोले जल उठे, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये भी आप सुन रहे थे हमारे देश के जो कद्दावर नेता हैं, इन्होंने जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के शहर मुंबई के अंदर एक इलाका गोवंडी का जो हाल किया हुआ है, किसकी वजह से है? ये घड़ी का चिराग समझ के हमने इसे जलाया था आज के 15 साल पहले, 16 साल पहले। उस चिराग ने ही हमारे घर को जला डाला है। हमें उस चिराग से अब निजात चाहिए। अभी मैं बिला ताखीर दावत दूंगा इस जलसे के रूह रवा आली जनाब सुहेल खान साहब को, जो जिस जलसे में आप लोगों ने तशरीफ रखा हुआ है उसके वो ऑर्गेनाइजर भी हैं। मैं इनका इस्तकबाल नाराए तकबीर से करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे तशरीफ फरमा हमारे डैशिंग लीडर महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान साहब, तालुका प्रेसिडेंट इरफान शेख साहब, वार्ड प्रेसिडेंट आसिफ भाई और हमारे तालुका जॉइंट सेक्रेटरी शाहबान भाई और हमारी गोवंडी की जिंदा दिल अवाम, अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये अपनी जमात है, दलितों और पिछड़ों की, मुसलमानों की जमात है, ये हमारी खुद की जमात है। और मैं आपको बताता चलूं, जैसे वार्ड नंबर 138 के बारे में, जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम कोई काम अपना बताया था, तो उस काम के ऊपर मैं आपको बताता चलूं, एजुकेशन। आज आप देखते हो, आज एजुकेशन 10वीं तक अपने यहाँ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं तक एजुकेशन नहीं है। हमारे गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? आज तक का एक भी सीबीएसई स्कूल बोर्ड नहीं है यहाँ पे। एक बना है नेटवर्क पारेखलाल कंपाउंड में, वो भी बंद है 1.5 साल से। जो बच्चे पढ़ते हैं जाके, वो भी शिवाजी नगर स्कूल 1 पे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। ये यहाँ पे हमारे उधर एजुकेशन की इतनी कमी है, वो हम सत्ताधारी पार्टी बोलती हम एजुकेशन पे ये काम किए। आपको बताता चलूं, अदर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सीबीएसई स्कूल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी सीबीएसई स्कूल अभी तक रेडी नहीं हुई है। एजुकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको मालूम है हैदराबाद में देखो एजुकेशन में कैसा काम होता है। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस दिन पावर में आएगी, उस दिन एजुकेशन पे वैसे ही काम करके दिखाएगी। आपको बताता चलूं, हमारे वार्ड में एक गार्डन बना है अभी, बाबा मखदूम माहिम शरीफ के नाम पे, वलीउल्लाह के नाम पे गार्डन का नाम रखा है। उस पे भी वहां पे इतना करप्शन हुआ है, खाली वहां पे मिट्टी डाली गई है, प्लेग्राउंड नहीं है। ब्यूटिफिकेशन का जो पैसा था, वो मेंटेनेंस का पैसा था, वो कहाँ गया? वहां पे सिर्फ मिट्टी है, बच्चे को खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। और बोलते हमने ये गार्डन बनाया है, गार्डन आपने खाली बना दिया, बच्चे को खेलने की सुविधा नहीं है वहां पे। और पूरा बच्चों को खेलने, स्लाइडिंग झूले, बच्चे लोगों को खेलने की सुविधा नहीं है, वहां पे नशा हो रहा है। जैसे आपको बताना चलूं, हमारे ये सीधे रोड पे ही, रोड नंबर 5 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वहां पे एक गार्डन है। कितने दिनों से आज मैं खुद देख रहा हूं, 4-5 साल से
वहां पे लाइटिंग का काम नहीं हुआ है, वहां पे सब बच्चे नशा करते, बियर बार वहां पे खुला हुआ है, नशा करते, वहां बियर पीते चखने के साथ बैठ के, और वहां का जो मेंटेनेंस का पैसा है हर साल आता है, वॉचमैन का पैसा हर साल आता है, कहां जाता है? ये पूरा सत्ताधारी का करप्शन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले वक्त पे आप वोट दो, ये सब करप्शन पूछना कि ये जो मेंटेनेंस का काम हुआ, मेंटेनेंस का काम आप बता रहे हो, वो गार्डन का मेंटेनेंस कहाँ है? आप आज भी जाके देखोगे पूरी लाइट बंद है उधर की। जैसे आपको हेल्थ के बारे में बताता चलूं, हेल्थ यहाँ पे शिवाजी नगर में एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्पिटल के नाम से शिवाजी नगर सिग्नल पे बना है, वहां पे खाली आपको तो खांसी और बुखार की दवा मिलती है, 2-5 डिलीवरी होती है, 6-6 माला वहां खाली है, उसका कुछ नहीं, सत्ताधारी बैठ के खाली देख रही है। वहां पे सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए 6-6 माला रखा गया है। आपको मालूम 6-6 माला खाली है। आज हमारे बच्चे को खांसी बुखार डेंगू मलेरिया होता है, हमारे घर वाले शताब्दी जाते हैं, राजावाड़ी जाते हैं, ये हॉस्पिटल सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बना है, इसके आगे कुछ कोई काम नहीं किया अभी तक। और आपको मैं ये बताता चलूं, यहाँ पे साफ सफाई का मामला वार्ड नंबर 138 में नियर बाय प्लॉट नंबर 28, प्लॉट नंबर 29, प्लॉट नंबर 34 जो नीचे के प्लॉट है, वहां पे साफ सफाई का इतना वो है, यहाँ के खुद के जो सत्ताधारी पार्टी लोग हैं, खुद वो टेंडर पास करके 30 बंद 5 दस्तावेज़ी चला रहे हैं, उसमें 30 बंदे लोग रहते हैं, उसमें वो खाली 2 बंदे से काम कराते हैं, 28 बंदे का पैसा खुद हजम कर लेते हैं। ये सब इन लोगों का करप्शन है। इसलिए आज वार्ड नंबर 138 में आप देखो हर नीचे के एरिया में पूरा गटर भरा है, साफ सफाई नहीं होती है, कोई डेली झाड़ू मारने वाला नहीं आता है। आपको यह बताना चलूं, जैसे दस्तावेज़ी एक एनजीओ के तहत दी जाती है, ये एक बंदे की 300 पगार होती है, आप डेली के 30 बंदे काम करना चाहिए, मगर डेली उधर सिर्फ 2 बंदे भी काम नहीं करते, हफ्ते में 3 दिन सिर्फ काम करते। मैं ये खुद देखा हूँ और वहाँ की आवाम से मैं पूछा हूँ, कोई डेली साफ सफाई करने नहीं आता है। वहाँ की आवाम रोती है कि बोलती कोई साफ सफाई करने नहीं आता है। जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जब से आप लोग ने वोट दे के नवाजा, आज तक का वहां पे हम खुद जाके साफ सफाई कराते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले टाइम पे बीएमसी इलेक्शन में दिल खोल कर वोट दो। एक बार आप वोट दोगे, इंशाल्लाह दोबारा दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस मैं अपनी यहाँ बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप लोग ने सब इतनी तादाद में लोग आए, मेरा मान रख के, एमआईएम टीम का मान रख के, बस मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले वक्त पे बीएमसी चुनाव होगा, आप खाली एमआईएम पार्टी को देख के दिल खोल कर वोट करना, बस मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आप लोगों के जज्बों को सलाम। अब आप जलसा अपनी आबोताब पर है, अपने कर्र-ओ-फर पर है। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारी इस गोवंडी टीम के जो रूह रवा हैं, जो हमारी शह-रग हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जो अतीक अहमद खान जो हमारे अर्दिल अजीज़ नेता हैं, उनके सारथी हैं, उनके साथी हैं, ये जो तारुफ के मोहताज भी नहीं हैं। अतीक सर इलेक्शन लड़े, कामयाब हुए, पर अतीक सर के शाना बशाना चलने वाली कोई शख्सियत थी तो हमारे ताल्लुका सदर थे, मेरी मुराद आली जनाब इरफान शेख साहब। इनको मैं दावत सुखन दूंगा इस शेर के साथ, मेरी हिम्मत को सराहो,
मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, एक शमा जलाई है मैंने हवाओं के खिलाफ। इरफान भाई का इस्तिकबाल नाराए तकबीर से करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इरफान भाई आगे बढ़ो, इरफान भाई आगे बढ़ो। शह नशीन व तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब अतीक अहमद खान साहब, इस ताल्लुका के वर्किंग प्रेसिडेंट और इस वार्ड की जान मान शान जनाब सोहेल खान साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रिजवान वारसी साहब और मेरे वार्ड प्रेसिडेंट आसिफ खान भाई और युवा के ताल्लुका अध्यक्ष इफाम शेख साहब और गोवंडी की जिंदा दिल अवाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा क्योंकि आज 40 मिनट बोलेंगे अतीक सर और ऑपरेशन भी करेंगे इंशाल्लाह यहां का। मैं आपको बताते चलूं कि कुछ वक्त पहले यहां पर सत्ताधारी नेताओं का स्टेज लगा था और उस सत्ताधारी स्टेज से सत्ताधारी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए। अरे आपने एमएलए साहब का काम तो गिनाया, अरे आपने क्या किया? अरे आप नगर सेवक थे, आपने क्या किया? आप अपना काम गिनाओ। आने वाला इलेक्शन कॉरपोरेशन का है, आप ये गिनाइए कि मैंने क्या किया। और सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए कि कभी आपने अपनी नगर सेविका को देखा? कभी आपने उसको देखा? उनके कार्यकर्ता, उनके भाड़े के टट्टू, उनके भाड़े के टट्टू काम करते। कभी आपने अपने बीच अपनी नगर सेविका को नहीं देखा होगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है कि जब कभी कॉरपोरेशन इलेक्शन होगा, आपके दरमियान में उस इंसान को टिकट देगी जो आपके दरमियान में रहता है, जो आपके दरमियान में रहकर आपकी तकलीफ को समझता है। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि बहुत हो चुका है, स्टैंप नहीं चाहिए हमको। हमारे पास भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और हम भी जानते हैं और हम बहुत बोलना जानते हैं। वक्त जिस दिन आएगा ना इंशाअल्लाह, उस दिन बताएंगे कि कौन लाल चड्डी पहन के भागेगा और कौन अपनी चप्पल छोड़ के भागेगा इंशाअल्लाह। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है, किसी से डरने और घबराने वाली नहीं है। आज ये वार्ड नंबर 138 की जनता, जिंदा दिल अवाम को मैं सलाम करता हूं। यहां पर कोई भी किसी बाजू इलाके से नहीं आया होगा इंशाअल्लाह, सारे के सारे लोग 138 के। लेकिन इनकी सभा में लोगों को बुलाया जाता है, कहां से? बैगनवाड़ी से, रफीक नगर से। ये जमात की ताकत है, अपनी ताकत को समझो, अपनी जमात को समझो, अपनी जमात को मजबूत करो, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में पतंग के निशान पर वोट कीजिए और इस असेंबली, आने वाले असेंबली के और जो चले गए असेंबली में कुछ वोट से हार गए, नहीं तो चाचा तुमको तो बता देते थे कि चच्चा भी तो चच्चा का बाप निकल गया था। खैर कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह पतंग के बटन पे निशान पे वोट दे के कामयाब करे, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को बुलंद करे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बिला ताखीर आपके हवाले करना चाहूँगा जिसके आप मुंतजिर थे, हमारे हर दिल अजीज़ अतीक अहमद खान साहब, इस शेर के साथ। नालए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, नालए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो, अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। ये जो रोशन व ताबनाक चेहरा आप देख रहे हैं, जो आपको दिखने में भोला भाला दिखता है,
ये भोला भाला चेहरा नहीं है, ये आग है, आग जो आपके सियासी कारोबार को जलाकर राख कर देगी, आपको भस्म कर देगी और आपको अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर इरशाद भाई के मुताबिक कोलाबा जाना पड़ेगा और अपने आपके जो नगर सेवक है उनको बैठना पड़ेगा। सर का इस्तेकबाल नाराए तकबीर से करें, गर्म जोशी के साथ करें और इस नीयत के साथ सुनने बैठे कि आज हम अपना मन भी बदल कर जाएंगे, कुछ सीख कर भी जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, देखो देखो कौन आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे तालुका प्रेसिडेंट इरफान शेख साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट सोहेल खान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी तबरेज़ निज़ामी साहब, महिला की तालुका प्रेसिडेंट नसरीन आपा, यूथ के प्रेसिडेंट इफ़हाम भाई, वार्ड प्रेसिडेंट आसिफ भाई, इज्जत माब, उलमा इकराम, सामने खड़ी जिंदा दिल अवाम, अस्सलामु अलैकुम, जय भीम, जय भीम। आप लोगों के मन में बहुत डाउट चलता होगा जब हम लोग ये नारा देते हैं जय भीम जय भीम, तो डाउट चलता है ना। लेकिन बाखुदा गोवंडी के रोड नंबर 5 से मैं आपको फ्यूचर बताता हूँ इंशाअल्लाह। ये हमारा कयास है, एनालिसिस है कि आने वाला वक्त भारत देश के अंदर मुसलमान और दलित भाइयों का मिलकर होगा। इसीलिए ये नारा जोरदार बुलंद करो ताकि जितनी फासिस्ट ताकतें हैं उनको डर लगना चाहिए जब मुस्लिम और दलित भाई एक स्टेज पर आएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसी संविधान ने हमें राइट्स दिया है कि हम इस देश के अंदर मुसलमान रहें। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट्स है। आप मुसलमान रह सकते हैं, इस्लाम को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, जिस फॉर्म में मना नहीं किया गया उस फॉर्म में आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज परफॉर्म भी कर सकते हैं, फेथ भी रख सकते हैं और उसको जाहिर भी कर सकते हैं। ये सारे राइट्स आपको हिंदुस्तान की सरजमीन में किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये एक हमारे लीडर हैं, इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर असदुद्दीन ओवैसी मानते हैं और हम तमाम मजलिस वाले जो स्टेज पे बैठे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। अब मैं आपको गोवंडी लेकर आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री के बाद। सन 1600 में विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज ब्रिटिश हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया सल्तनत थी। जहांगीर बादशाह उस वक्त के बादशाह थे जो अपनी अहलिया से पूछकर सारा डिसीजन लिया करते थे। आप गौर से सुनिएगा और गोवंडी में किस तरह से वो कनेक्ट होता है वो समझिएगा। अपनी अहलिया से पूछकर सारा फैसला लिया करते थे। विलियम हॉकिंस को बिजनेस ट्रेड करने का लाइसेंस देना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनकी बेगम ने कहा कि दे दीजिए, इन्होंने दे दिया और धीरे 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 ट्रेड करते करते अंग्रेज हमें पर राज करने लगे। और 1947 में गांधी जी ने, जो आजादी के लीडर हैं,
फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया। उनकी कद काठी देख जानते हैं आप कैसी थी? पतले दुबले, बहुत ज्यादा उनकी हाइट नहीं थी, लंबाई चौड़ाई नहीं थी, पतले दुबले थे, लेकिन वो वकील थे। क्या थे? वकील थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? वो भी वकील थे। और मजलिस के स्टेज पर आपको दिख रहे हैं 6-7 वकील बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब, गांधी जी, और तीसरा बताता हूं, गुस्सा भी बहुत आता है इन लोगों को, भगत सिंह। ये मजलिस के अंदर तीनों सिफत आपको नजर आएगी। अगर आप कानूनी दांवपेच खेलोगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से हमें सिखाया है, कानूनी दांवपेच में रहकर उससे हम आपको मात देंगे। और गांधी जी ने बताया कि सड़कें सुनसान नहीं करना है, आपको हमेशा प्रोटेस्ट का मार्ग अपनाना है। वही प्रोटेस्ट का मार्ग हमेशा मैं अपनाता हूं। और उसके बाद अगर सरकारों की आंख नहीं खुले तो जिनको धमाके की जरूरत, जिनको जागने की जरूरत होती, जो नींद का बहाना करके सो रहे हो, तो उनको धमाके की जरूरत होती है। और वो धमाका करना भी हमें किसने सिखाया? भगत सिंह ने सिखाया। तो हम यहां पर कोई बॉम्ब का धमाका तो नहीं करेंगे, लेकिन जनता को जगाकर रोड पर लाकर धमाका और तमाशा दोनों करना जानते हैं। और गोवंडी के अंदर यह होता है, इसलिए आज सोते हुई सत्ता की आंख खुल गई। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपने लेनी चाहिए। अगर आप नहीं होते विधानसभा इलेक्शन में, 42,000 वोट नहीं दिए होते, तो आज गली गली, नगर नगर, कूचे कूचे आपका एमएलए आपको नजर नहीं आता। एसी की गाड़ी में बैठकर आता, एसी के ऑफिस में बैठता और वापस एसी में जाकर सो जाता। नहीं, नारों से कोई आगे नहीं बढ़ता दोस्त। आगे बढ़ाने के लिए वोट देना पड़ता है। और खटाखट खटाखट जिस दिन जिस मशीन में वोट गिरेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर सर मायने नहीं रखते हैं, वोट्स मायने रखते हैं। मुसलमानों, आप इस बात को बगैर सुनिए भी, समझिए भी, अमल भी कीजिए कि आपकी अपनी जमात है, इसको वोट करना है। सिर्फ सुनकर नहीं चले जाना, वोट में तब्दील होना चाहिए। अब मैंने स्टार्ट किया था 1600 से। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत देश के ऊपर राज कैसे किया? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। 2009 में भी एक अंग्रेज आया था गोवंडी में। अब समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? हाँ, इंडियन अंग्रेज खूब सारे पैसे कमाए। गोवंडी की जनता को हमेशा ये कहा, अबे चल, तेरा काम नहीं करेंगे, मैं ऑफिस में बैठा हूं। ऐसे कई लोग शिकायत करते हैं आकर मेरे पास कि ऑफिस में गए थे, बोले साहब गटर भर गई, तो बोले मैं क्या गटर साफ करने के लिए बैठा हूं? हाँ साहब, आप गटर साफ करने के लिए बैठे हैं, और अगर आप नहीं करेंगे, जिस दिन गटर में मैं हाथ डालूंगा फिर आप आगे साफ करने लगेंगे। तो जनता की सुनिए, कीजिए। उस अंग्रेज ने, हिंदुस्तानी अंग्रेज ने आपके बीच में भी फूट डाला, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर राज करता रहा 2009 से लेकर 2024 तक। आप कहोगे तो फिर जीत गया वो शख्स, फिर जीत गया। जीत तो गए, लेकिन 2024 से 29 आप राज नहीं करोगे, काम करोगे। ये डेमोक्रेसी का पावर है कि अपोजिशन अगर मजबूत हो तो जीता हुआ लीडर कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो अबू हाशिम आजमी हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, अगर अपोजिशन मजबूत है तो उनको सड़क पर उतर के काम करना पड़ेगा। यही खूबसूरती संविधान की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बेबुनियाद बात करने लगे सर यहां पर आके, पढ़े लिखे सुने हैं कि पढ़े लिखे हैं, है ना, एमए वेमए किए हैं, एलएलबी किए हैं, क्या बेबुनियाद बात कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल कैसे किए? मैं बताता हूं कैसे किए। सुल्तानपुर वालों को सुल्तानपुर वालों से लड़ा दिया। लड़ाया नहीं लड़ाया, लड़ाया नहीं लड़ाया, सुल्तानपुर वालों को फतेहपुर वालों से लड़ा दिया, फतेहपुर वालों को आजमगढ़ वालों से लड़ा दिया, उत्तर प्रदेश से दिल भर गया, बिहार वालों से लड़ा दिया। और पता है वो शख्स, उस शख्स का नारा क्या है?
जिनको मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, जो हकीकत है वही बयान करूंगा। बोलते हैं ना, जिनको मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो कहां चले जाए? पाकिस्तान चले जाए। और जब इलेक्शन आता है तो क्या बोलते हैं? एक मुसलमान लीडर है विधानसभा में, आपकी आवाज उठाएगा, जिता दो, है ना। अब इसको गोवंडी की भाषा में बोलूंगा तो अब शब्द ही हो जाएगी, बोलता नहीं हो, आप खुद समझ लो इसको क्या बोलते हैं। जिसको मुस्लिम लीडर चाहिए पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह का नारा। उसके बाद साहब ये बोलते हैं, भैया अभी जगह जगह पर स्टेज लग रहे हैं, ये भी हमने सिखाया, करवा रहे हैं, वरना पूरा माल जो आपका मारे ना, चाली नली गटर रोड स्कूल मदरसे इन सब का जो कमीशन मारे, सब बाहर बाहर घर खरीद के वहां पर बैंक बैलेंस में रखे हुए हैं, वो सब निकलवा रहे हैं, हम लोग निकलवाएंगे। क्या नारा दे रहे हैं स्टेज लगा लगा के सब जगह, सब सुने रहोगे आप लोग कि अब एक लोग आए हैं, एक जमात, एक पार्टी आई है जो मुसलमानों को वर्गला रही है। किस नाम पर? तेरा मेरा रिश्ता क्या, हाँ, अल्लाह और रसूल के नाम पर वर्गला रही है। तो ये इनका खुला दोगलापन है। इलेक्शन में आकर मुसलमान हूं मुसलमान हूं मुसलमान हूं वोट मांगते हैं, इलेक्शन के खत्म होने के बाद, जीतने के बाद बोलते जिनको मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो चले जाए पाकिस्तान। और उसके बाद जगह जगह पर अब कॉरपोरेशन इलेक्शन आया तो बोल रहे हैं कि मुस्लिम और मुसलमानों के जज्बातों को नारे लगाकर भड़काया जा रहा है। तो आप ये बात से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का दिल अपने सीने में कौन रख रहा है। वो जो अंग्रेजों की तरह कभी सुल्तानपुर वालों को बांट रहा है, कभी आजमगढ़ वालों को बांट रहा है, कभी गोंडा बस्ती के नाम पर, कभी उत्तर प्रदेश के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, ये बांटने की 2009 से 24 तक राजनीति चली। लेकिन आपके बीच में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस आई, सुल्तानपुर को भी एक, आजमगढ़ को भी एक, बस्ती गोंडा को भी एक, फतेहपुर को भी एक, महाराष्ट्र को भी एक, और एक नारा देके तमाम मुसलमानों को एक करने का काम किया। और वो नारा क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे भी उनको साहब को तकलीफ हो गई, है ना। आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। हर दाढ़ी टोपी वाला मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो सकता। किसी ने बहुत पैसे कमाए हैं और जब ईडी पीछे लगी तो मुसलमानों का ही सौदा कर दिया। ऐसे भी दाढ़ी टोपी वाले आपकी गोवंडी की गलियों में घूम रहे हैं, उनको पहचानिए, उनके मुंह मत लगिए, उनको जवाब मत दीजिए, उनको सिर्फ और सिर्फ जवाब सिर्फ एक चीज से दीजिए, आपके वोटों से। अगर आप वोट सही जगह करेंगे मेरे भाइयों तो आपकी फलाह होगी। अब आज हमारे स्टेज के ऊपर आप देखेंगे एससी समाज के एमडी डॉक्टर आकर बैठे हुए हैं, वकील आकर बैठे हुए हैं। आप कोई भी यहां से वहां तक मजमे में खड़े हो जाए और बता दे किसी का गुटखे का धंधा है, बता सकता है कोई? इस स्टेज पर कोई गुटखे वाला बैठा है? एमडी, कोको, ये सब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, शायद मेरे कहने के बाद कुछ नेताओं को स्टेज पर आना बंद कर दिया जाए समाजवादी पार्टी में। आप गौर कीजिएगा, पुराने वीडियोस उठाकर देखिए, गुटखा बेचने वाले सबसे अगली सफ में बैठे होते हैं। मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी से कि गुटखा को आप नशा नहीं समझते हैं, जबकि गुटखा सबसे ज्यादा इस वक्त गोवंडी के अंदर कैंसर पैदा कर रहा है। यकीन ना हो तो टाटा हॉस्पिटल में चले जाइए, जिंदगियों की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। किसी का चेहरा यहां से फटा हुआ है, किसी की बीवी बिलक रही है, किसी के बच्चे कहीं पैर पकड़ रहे हैं, किसी की मां कहीं रो रही है, और ये गुटखा बेचने वाले धड़ाधड़ घर पे घर खरीदे चले जा रहे हैं। आपका दिल नहीं दुखता इन बातों के लिए? क्या आप जिम्मेदार नहीं है सवाल पूछने के लिए एमएलए साहब को कि गुटखा बेचने वालों को आप इतनी इज्जत क्यों देते हैं? मैं बताता हूं क्यों देते हैं। ये स्टेज जो लगा 40-45 हजार रुपए खर्च हुए होंगे। ये खर्च सोहेल भाई
सुबह उठकर काम पर जाते हैं, तबरेज भाई दुकान पर जाते हैं, इरफान भाई काम करने जाते हैं, मैं 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ाया हूं, पढ़ाने के बाद घर जाकर वापस यहां पर आया हूं। हम लोगों के पास हलाल रिस्क है, हलाल पैसे से कमाते हैं और वही पैसे थोड़े थोड़े करके, और आप लोगों में से, आवाम में से बैठे हुए कई ऐसे गयूर और हमारे हेल्प करने वाले लोग हैं जो 1500 रुपए देते तब हम प्रोग्राम कर पाते, और गुटखा बेचने वालों को इसलिए रखा जाता है कि वो बैनर लगाएंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे साहब का। समझना पड़ेगा आपको, जो चाचा है वही भतीजा है, और देश का चौकीदार चोर तो है, हमारा चौकीदार बड़ा चोर है। डिबेट पर खुला चैलेंज, डेवलपमेंट पर खुला चैलेंज करता हूं कि आइए, आप नहीं आ सकते हैं, किसी अच्छे इंसान को भेजिए, किसको भी उठाकर भेज देते हैं, अंड बातें करते हैं वो लोग, मेरा वक्त 1.5 घंटा जाया कर देते हैं। किसी अच्छे इंसान को भेजिए, डेवलपमेंट पर डिबेट होगा। ये जो आप घर बना रहे हैं ना, 2 माला 3 माला 4 माला, इसको कहते हैं भाई आया तो डेवलपमेंट हो गया, बिल्डिंग बन गई, भाई आए तो फ्रीवे बन गया, अरे भाई आए तो तिलक नगर स्टेशन बन गया, भाई आ गए तो ये बन गया, भाई आ गए तो वो बन गया। आज भी गोवंडी 2009 में जब भाई आए थे, आप डेटा निकालिएगा, एवरेज लाइफ उस वक्त 46 थी। कितनी थी? 46 ईयर। तो एक आदमी 46 साल एवरेज लाइफ जीता है, कम थी मुंबई में सबसे, लेकिन पिछले 15-16 सालों में कितनी हो गई? 39 साल। ये डेवलपमेंट है आपका? इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं? बिल्डिंगें, काम गिनाने वाला एक बंदा था, मैं तकरीर नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप नहीं समझेंगे आज, अगर आज आपने मौका नहीं दिया मजलिस को, आज आपने आपके बीच के ईमानदार और दयानतदार लोगों को मौका नहीं दिया, तो कल आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, याद रखिएगा। जगह जगह स्टेज लगाकर क्या बखान बता रहे हैं? स्कूल की बिल्डिंग बन गई, स्कूल की बिल्डिंग बन गई। ये जो स्कूल बन रहा है ना, इसका आप वर्क ऑर्डर निकालिए, कब बनना था, कब खुलना था, जानबूझ के डिले किया जाता है। जबकि ये काम, स्कूल बनाना एमएलए का काम नहीं है, बीएमसी स्कूल है ना। बाथरूम बनाना एमएलए का काम नहीं है, किसका काम है? वो कॉरपोरेटर का, बीएमसी का काम है। ये क्या करते हैं? ऑफिसर्स के साथ साठगांठ होती है। साठगांठ क्यों होती है थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। ऑफिसर से इनका क्या रिश्ता है, ये रिश्ता इनका क्या कहलाता है। ये स्कूल जब बनने वाली होती तो ये जाते हैं ऑफिसर्स के पास, कभी बनेगी, अभी बनेगी, 1 साल रुका दो, इलेक्शन करीब आएगा, नारियल फोड़ूंगा, उसकी क्रेडिट लूंगा, फिर लोगों को बताऊंगा इलेक्शन के बाद, देखो हमने स्कूल बना दिया। लेकिन बाखुदा बता रहा हूं, इसी जगह पर आपके कॉरपोरेटर साहब, नहीं कॉरपोरेटर साहब कहां से हो गए? आपको पता है आपके कॉरपोरेटर का नाम क्या है? कितने लोगों को पता है वार्ड नंबर 138 के कॉरपोरेटर का नाम क्या है? इरफान भाई? अरे वो तो मामा है कॉरपोरेटर के, वो कॉरपोरेटर नहीं है, समझिए खेला। कॉरपोरेटर भांजी साहब है उनकी, जिनको आपने कभी पिछले 5 सालों में देखा नहीं होगा। ये वो कॉरपोरेटर्स हैं बेचारे जिनको मैं सलाम करता हूं। नकाब में रहकर वो इलेक्शन लड़ी, लेकिन पिछले 5 सालों में घर के ही बंदों का जो कॉरपोरेटर बनी, उनका किस तरह से हक मारा जाता है। देखिए, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे तो नेता बन जाएंगे। घर में बैठो, मैं कॉरपोरेटर हूं, जनता को गुमराह किया, ऑफिसर्स को गुमराह किया, हर किसी को गुमराह किया, मैं कॉरपोरेटर हूं, मैं कॉरपोरेटर हूं। जबकि कॉरपोरेशन जो है वो संवैधानिक पोस्ट है, इसका गलत इस्तेमाल किया गया, घर में कॉरपोरेटर का हक मार दिया गया। अब देखिए, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं मैं? तो वो जो लोग अपने रिश्तेदारों का, जो एक संवैधानिक पद पर जीत कर आए हैं, उनका हक मार रहे हैं, तो आपका हक मारने में 1 इंच भी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते।
सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब आप मेरे को एक बात बताइए, चलिए मैंने मान लिया, मैं नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इरफान भाई कॉरपोरेटर हैं, मैं पूछता हूं इरफान भाई ने बहुत बखान बतियाया एमएलए इलेक्शन में भी, और यही स्टेज लगाकर बोले हम ये वाला स्कूल बना दिए, हम वो वाला स्कूल बना दिए, हम इतना अच्छा स्कूल बना दिए। अच्छा स्कूल बनाए ना तो अपने घर के कितने बच्चों को उस स्कूल में डाला, पूछो क्यों नहीं डाला? अरे अच्छा था ना, अच्छा था कि नहीं? नहीं डाला। मैंने अपने बच्चों को डाला और मैं जाता हूं स्कूल में, ये स्कूल की बिल्डिंगें बाहर से बड़ी अच्छी दिखती हैं, लेकिन आप अंदर जाकर देखिएगा तो गंदगी बेहिसाब दिखेंगी आपको। उसमें आने वाले 27 आइटम, उन आइटमों की चोरी नजर आएगी आपको। बच्चे बेतहाशा यहां वहां से वहां भागते हुए नजर आएंगे आपको। ये स्कूल इसी वार्ड में आता है, बीएमसी स्कूल, हाईवे पर स्कूल छूटती है, आप देखते हो 12 बजे, हाईवे चलता रहता है 12:30 बजे, बेचारे बच्चे इस रोड से उस रोड, उस रोड से इस रोड। अभी एमएलए साहब जो है और हमारे कारपोरेटर साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो जाए तो हम अपनी राजनीति को सेकने के लिए वहां चले जाएंगे घर पे और खड़े हो जाएंगे और धरना दे देंगे। क्यों इंतजार कर रहे हैं आप बनाइए ना फुटपाथ, वहां पर एक ब्रिज बनाइए या अंडरग्राउंड ब्रिज बनाइए ताकि बच्चे जा सके। नहीं बनाएंगे। स्कूल अच्छा बनाया, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोलिए आप। फिर उन्होंने बताया कि हमने बाथरूम बनाया। मैं कहता हूं बाथरूम बनाया नहीं, बेवकूफ बनाया। और संडास घोटाला जो मैं बार बार बोलता हूं, किस लिए बोलता हूं मैं आपको समझाता हूं 2 मिनट में, ये बात भी समझ लें आप। एक बाथरूम बनी, लॉट 11 आया, लॉट 11 के अंदर हर प्लॉट के लिए बाथरूम नहीं था। उस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ था, सुनिए, उस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ था कि जिस प्लॉट में हर एक कॉर्पोरेटर को बुलाया गया, बोला गया कि आप जाइए, आपके इलाके में जिस प्लॉट में सबसे ज्यादा जरूरत हो उस प्लॉट के अंदर एक लॉट 11 का बाथरूम बनाया जाएगा, जिसकी लागत करोड़ों रुपए होंगी। जैसे ही करोड़ों रुपए सुने, आपके कारपोरेटर साहब और एमएलए साहब के कान खड़े। अब कमाई करोड़ मतलब 28 लाख अपना, 28% अपना। तो 28% के हिसाब से अगर मैं एक बाथरूम बनाऊंगा तो 28 लाख मिलेगा। 9-10 पास करवा देते हैं और ऑफिसर्स को मिला क्या? ऑफिसर्स को भी पैसे मिले उसमें करप्शन के। सब ने कद्दू काटा और मिलके बैठ के खाया उसको और लॉट 11 के बाथरूम बना दिए। चलिए मैं आपको मान लेता हूं आपने बाथरूम बनाया, अच्छा किया, बना दिया। कोई भी प्लॉट का बाथरूम चालू है क्या? 138 में इसी वार्ड के अंदर सोहेल भैया को मैंने भेजा, मैंने कहा जाइए जितने बाथरूम बंदे खाली फोटो और वीडियो बनाइए, गूगल मैप पर जाकर डेट और टाइम के साथ बनाइए, ताकि जब ये हमारे ऊपर सवाल करें तो हम इनको बताएं। और सोहेल भाई बताओ कितने बाथरूम बनते? 15 बाथरूम बनते। 15 × 28 लाख, सब माल ग्रुप। क्या हो गया? इतने पे भी नहीं रुके कॉर्पोरेटर साहब और एमएलए साहब, इतने पे भी नहीं रुके मेरे भाई। अब उस बाथरूम को लोकल जो संस्थाएं हैं उनको हैंडओवर कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने क्या किया, अपने पार्टी के ही अट्टे चट्टे बट्टे इन लोगों को, जो कोई काम नहीं करते हैं, दिन रात खाली घूमते फिरते रहते हैं, उनके पेट्रोल के पैसे कहां से आते हैं, उनका घर कैसे चलता, सवाल पूछेंगे तो आपको गालियां भी देंगे। वो अभी मुझे गालियां दे रहे होंगे मन ही मन में। उनको दे दिया चलाने के लिए। अब उसने क्या किया, बेचारे किसी एक गरीब को, आपके वार्ड नंबर 138 में एक बिहार का गरीब आदमी आया छोटे छोटे बच्चों को लाल लेकर, उसमें सिर्फ उसके पास रिहाइश का इंतजाम नहीं था, इसलिए उसने उस बाथरूम को अपने हैंडओवर ले लिया, उस बाथरूम पे काम करने के लिए बैठ गया। अब पीछे का बाथरूम खुला है, आपको पता है इस रोड के मालिक है वो। जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो ये कॉर्पोरेटर्स लाइट कटवाते हैं, जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं
तो पुलिस स्टेशन में फोन करके बोलते हैं इधर मत होने दो, उधर मत होने दो। ये सब रोड के भी मालिक हैं, प्लॉट के भी मालिक हैं, लेकिन बाथरूम के भी मालिक हैं, लेकिन बाथरूम से पैसा कमा रहे हैं। जब मेरे जैसा एक सर्वसाधारण व्यक्ति एक बाथरूम में लाइव वीडियो लेकर घुसता है, 1055 बोतलें कॉरेक्स की निकलती है, तो एमएलए साहब भी गायब और आपके कॉर्पोरेटर भी गायब। मैं बोल रहा हूं ये धंधा उनका ही है। यकीन नहीं होता ना तो आप इनको जिताइए मत, एक कॉर्पोरेटर मत जिताइए, उसके बाद एमएलए को हरा दीजिए। गोवंडी में अपने आप नशे का धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि नशे का धंधा भी 2009 के बाद बढ़ा है। और उसके बाद जब उनके कॉर्पोरेटर जीत के आए तो बाथरूमों का इस्तेमाल अपने माल को रखने के लिए किया गया। किसी बाथरूम के अंदर मैंने नहीं पकड़ा, एक तो मैंने पकड़ा, लेकिन आपको पता होगा वार्ड नंबर 137 के अंदर अब एक नगर सेवक जो भाग गए, दूसरे की गोद में बैठ गए, इनके ही थे और इनके ही एक नगर सेवक के प्लॉट में जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, क्या निकलता है? हाँ अबे हयात, गुटखा निकलता है भैया, गुटखा, है ना। फिर हम बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, मानते नहीं है। अब पार्टी छोड़ दिए तो वो भी चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं? कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। अब समझिए, उनको भी थोड़ा सा लपेट लूं। जब तक फायदा मिला, फायदे मिल्लत फुफ्फा थे, फायदा खत्म, ये भी बोलने लगे कि कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, और अबू हाशिम आजमी कितने गलत काम कर रहे हैं। बाखुदा बता रहा हूं, अगर इनको फायदा मिलना बंद हो जाए तो ये भी वही कहेंगे जो हम कह रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं वो आप मान लीजिए ना, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और करप्शन बताता हूं साहब का मैं। 2009 में साहब है या ना, 2010 में एक एसआरए का सर्वे आया, पता है आपको? इटको बिल्डर, वही इटको बिल्डर किसका था? इनके बिल्कुल करीबी का, है ना। बिल्डर कौन था? इनके बिल्कुल करीबी था। इन्होंने क्या कराया? जबरन अब एक नगर सेवक बना, फिर वो नगर सेवक से हटा, फिर वो एमपी इलेक्शन लड़ा, फिर एमएलए इलेक्शन लड़ा, फिर इन्हीं की गोद में जाके बैठ गया। ऐसे आदमियों का इस्तेमाल किया गया, आपके दरवाजे पे भेजा गया, जबरदस्ती राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर इस्तेमाल किया गया। और इटको बिल्डर ने क्या किया? सर्वे किया। और उसके बाद आपके यहां डेवलपमेंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये एसआरए के प्रोजेक्ट बेच दिए जाए। और आज आपको पता होगा कि रमन मामा नगर, जाकिर हुसैन नगर, उमर खाड़ी का कई इलाका, अभी हमारे रफीक नगर, बाबा नगर और शांति नगर की बारी है। ये सारे इलाके एसआरए को साहब ने क्या किया? बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। सिर्फ आपके बच्चों को नशा नहीं दिया, सिर्फ आपके बच्चों से तालीम नहीं छीनी, सिर्फ आपके गाड़ी कमाई से बनाए हुए घर पे कमीशन नहीं वसूला, सिर्फ आपके बच्चों को क्रिमिनल नहीं बनाया, उन्होंने आपको बेघर करने का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। और आने वाले कुछ ही समय में, कुछ वक्त के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि मैंने कुछ यहां पर आकर कहा और वो बात सच थी। बताइए अगर मैं कुछ झूठ कह रहा हूं तो। अरे अवेंटा साइड बिल्डिंग बन जाने को आप डेवलपमेंट कहते हो, खड़े रह के बोलते हो ये क्या डेवलपमेंट है? बिल्डिंग के बन जाने को डेवलपमेंट नहीं कहा जाता, कंक्रीट चीजों के बन जाने को डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। डेवलपमेंट एज होल करना पड़ता है। मैं एमए इकोनॉमिक्स में इसीलिए किया हाशिम साहब कि आप इकोनॉमिकली बेवकूफ ना बनाएं। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में फिर एमए किया, जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप पॉलिटिकली बेवकूफ ना बनाएं। फिर अपने आप से उठाकर, उनके पास पैसे हैं, उठाकर लव लेटर भेजने शुरू कर दिए इनके वकीलों के द्वारा, झूठे झूठे केस में फंसाने की साजिशें और कोशिशें करने लगे। एलएलबी भी कर लिया। अब जो करेंगे वो पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ने वाली कौम है और आगे बढ़ने वाली कौम है। इंशाअल्लाह गोवंडी का हर बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, इनके झांसे में नहीं आएगा। बोलो बच्चों, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे?
मैं अपने तमाम नौजवानों से और बच्चों से एक वादा लेना चाहता हूं आज, जो लोग गुटखा खाते हैं, और बुजुर्गों से भी वादा लेना चाहता हूं, जो लोग पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, बच्चों से जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, अल्लाह के वास्ते कोई भी उनको पान की दुकान पर गुटखा लेने, बीड़ी लेने, सिगरेट लेने, तंबाकू लेने, खैनी लेने नहीं भेजेगा। वादा करो आप नहीं भेजोगे। मतलब जिन लोगों ने वादा नहीं किया वो भेजने वाले, हाथ उठाकर वादा कीजिए माशाअल्लाह, क्योंकि ये आप हैं, पहले गुटखे की दुकान पर बेचते हैं, पान बीड़ी की दुकान पर बेचते हैं, बच्चा पीता और वहीं से लत लगती। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इस नस्ल को बर्बाद मत कीजिए। ये आरएसएस और यहूदियों का एक बड़ा चाल है कि आपकी नस्लों को बर्बाद कर दिया जाए दो तरीके से, और दोनों तीनों तरीके जो है गोवंडी के अंदर नजर आती है, लेकिन हमारे एमएलए साहब खामोश है। एक तो नशा बेहिसाब है, दूसरा रातों को देर तक जागना। होटल वाले मेरे भाइयों, आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं खुला बोलकर जाता हूं कि अगर मैं एमएलए बन गया होता तो 11:30 से 12 बजे सारे होटल बंद होते, खाली टेक अवे घर ले जाकर खाइए चालू रखते, कोई भूखा नहीं सोता। क्योंकि गोवंडी की तमाम नौजवान नस्ल होटलों के बाहर रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मैं भी जाग लेता हूं, देख लेता हूं, मैं भी 3-3 बजे तक जाग रही है। उसके बाद ना कॉलेज जा रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, नस्लें बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। ये काम भी एमएलए साहब का है, समाज सुधारने का भी काम एमएलए साहब का है। बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे। एक बालवाड़ी का मुद्दा लेता हूं मैं आपको, आपके कारपोरेटर साहब को समझता भी नहीं होगा बालवाड़ी। हाँ, पीछे से आवाज आ रही, खाली कॉर्पोरेटर साहब को माल भारी समझता, बालवाड़ी नहीं समझता। तो जिनको बालवाड़ी नहीं समझती, जिनको माल भारी समझती, उनका काम भारी भी जनता ही करने वाली है। करेंगे कि नहीं करेंगे आप? आपके वार्ड नंबर 138 में पता लगाइए कितनी बालवाड़ी है। मेरे पास आरटीआई के पूरे कागजात रखे हुए हैं, जिसको भी चाहिए आइए, आप हमारे ऑफिस पर आइए, मैं आपको बताता हूं। एक तो 4, 6, 8 प्लॉट के बीच में एक भी बालवाड़ी नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन हर बाथरूम के बाहर आपको नशा करने वाले मिल जाएंगे, बालवाड़ी नहीं मिलेगी। पढ़ाई से दूर कर दिया। और बालवाड़ी के अंदर प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत सारे पाउडर्स आते हैं, बेसन आता है, चना आता है, बच्चों के लिए क्रिकेट बैट आती है, फुटबॉल्स आते हैं, उनको एंगेज करने के लिए तरह तरह के प्लेइंग किट्स आती हैं। किसी बच्चे को जो अपने बालवाड़ी में बेचता मिलता है क्या? महीने में एक बार बुला के 2 पैकेट चना देते हैं। ये पैसा जाता कहां है? ये पैसा जाता कहां है पूछिए। इसमें भी आपके कारपोरेटर साहब का कट है। कहां कहां गिनाऊं मैं? इसी जगह पर 2017 में आके क्या बोले थे? मैं आपको कैंडिडेट दे रहा हूं, आपके गांव का दे रहा हूं, और ये कसम खा रहा हूं काबे की तरफ हाथ रख के कि अगर ये घर का पैसा लेगा तो मैं सुअर का गोश्त खाया। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। अरे वो नहीं ले रहा है, उसने चमचे रखे हुआ है घरों के पैसे लेने के लिए। आप देखते होंगे, आपके सामने जो मोबाइल की दुकान चलाते थे, 6 घर खरीद लिए। आपके सामने जो अपना नाम 2 भाषा में नहीं लिख सकता है, वो बुलेट लेके घूम रहा है, एक फ्लैट का मालिक हो गया। कहां से आ रहा पैसा? लॉकडाउन के अंदर आपको खिचड़ी का आया था, एक आदमी के खिचड़ी के 26 से 33 रुपए, 35 रुपए दिए जा रहे थे। 43 रुपए दिए जा रहे थे। लॉकडाउन, हम ये सोच रहे हैं कि या अल्लाह कल हम बचेंगे नहीं बचेंगे। अल्लाह मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे पड़ोसी को, उम्मत मुस्लिमा को, हिंदुस्तान के तमाम रहवासियों को अल्लाह अच्छा रख। ये नहीं कर रहे थे, ये सोच रहे थे अल्लाह कोई तो भी बीएमसी का नया स्कीम भेज दे जिसको बेच के घर खा लें। 45 रुपए एक आदमी के पीछे खिचड़ी का आया। आपको खिचड़ियां खिलाई गई, आपने अपनी माथे की आंखों से देखा वो खिचड़ियां कहां पड़ी हुई थी? कचर कुंडी के अंदर। क्यों? क्योंकि 12 रुपए
12 रुपए में वो खिचड़ी तैयार की जा रही थी और उसके अंदर के 33 रुपए जेब के अंदर। और एक भटियारा कितना अमीर हो गया, आपने अपनी माथे की आंखों से देखा कि नहीं देखा? वो आपके पैसे हैं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे भी ये लोग, कुछ मिलता नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते कि अतीक को फंसा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 18 से 20 हजार रुपया कमाते हैं, पढ़ा के कमाते हैं, इनके बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अल्लाह का एहसान है। तो मेरे भाइयों 2 मिनट बच गया, कायदे और कानून का पालन करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फिर बांटने आएंगे, सुल्तानपुर के नाम पर वर्गलाएंगे। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, सुल्तानपुर से याद आया कि सुल्तानपुर वालों का वोट लिया, ठग दिया उनको, सुल्तानपुर वालों को। मेरी बात को जरा गौर से सुनो, सुल्तानपुर वालों का वोट लिया और दस्तक वस्ती किसको दे दी संभालने के लिए? स्कूटर वाले को। एसी की दुकान बंद, दस्तक वस्ती के पैसे चालू। गार्डन के अंदर 2-2, 3-3 सिपाही रखे गए हैं, एक सिपाही की 18-18 हजार रुपया पगार, 16-16 हजार रुपया पगार। आप बताइए आपके गार्डन में कोई आपको सिपाही नजर आता है? वो एसी की दुकान बंद करके कैसे घर चल रहा? ऐसे चल रहा, एसी की तैसी, करोड़पति बन रहे हैं। तो यही लोग आपको आके वर्गलाएंगे। सुल्तानपुर वालों का कोई भला नहीं हुआ। और मैं फिर आपके सामने कहता हूं कि मुझे सुल्तानपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, गोंडा बस्ती, बिहार, कर्नाटक, बंगाल, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि आप मेरे कलमा गो भाई हो। अगर आपको कोई सताएगा, आपका हक मारेगा, तो अतीक खान आपसे पूछने नहीं आएगा, आकर खड़ा हो जाएगा और आंखों में आंखें डालकर, चाहे वो इरफान खान हो, चाहे वो फहद आजमी हो, चाहे अबू हाशिम आजमी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनके पप्पा अमित शाह हो या मोदी जी हो, आंखों में आंखें डालकर बोलेगा कि ये मेरे कलमा गो भाई का हक है, इसको मारो मत, वरना मैं अपने कलमा गो भाइयों को एक नारे पर इतना मुत्तहिद करूंगा, इत्तेहाद पैदा करूंगा। और वो नारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इसी नारे पर मुत्तहिद रहिए, मुत्तहिदा तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कीजिए और अपने हक को बचाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।